नमस्कार दोस्तों बोर्ड एग्जाम का नाम सुनते ही दिमाग में सिलेबस की टेंशन और टाइम मैनेजमेंट का ख्याल आना तो बहुत ही लाजमी है, लेकिन अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाए तो ये सफ़र भी आसान हो सकता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रमेश देवरारी, जो जीआईसी थत्यूर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं और इन्होंने न जाने कितने छात्रों का मार्गदर्शन किया है। तो चलिए सीधा उन्हीं से जानते हैं कि सही तैयारी और दोस्तों सही टाइम मैनेजमेंट से कैसे स्ट्रेस को स्मार्टनेस में बदला जा सकता है। तो सर, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। सर, बोर्ड परीक्षा का नाम सुनते ही जैसे जो हमारे छात्र हैं वो टेंशन में आ जाते हैं, घबराने लगते हैं। उनका ये जो डर है सही तरीके से कैसे मैनेज कर सकते हैं? बोर्ड एग्जाम की बात करें या अपने स्कूलिंग एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर एक साल के अंतर्गत बच्चे ने जो पढ़ा है उसमें उसकी क्या वृद्धि हुई है, क्या ग्रोथ हुआ है, उसकी क्षमताएं कितनी डेवलप हुई है, उसकी योग्यता में कितनी वृद्धि हुई है, तो इसका आकलन हम परीक्षा के माध्यम से करते हैं। और रही बात स्ट्रेस की, स्वाभाविक है थोड़ा सा स्ट्रेस आ ही जाता है, लेकिन इस तनाव को हम आसानी से दूर कर सकते हैं। पहले तो हम तनाव लें ना, और इस तनाव को न लेने का पहला कारण है यदि हम लगातार पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में तनाव नहीं आ सकता है। दूसरी बात, यदि तनाव आ भी जाता है तो इसको दूर करने के लिए हम गहरी गहरी सांसें ले सकते हैं। ईश्वर का या जो भी सुप्रीम पावर को हम मानते हैं उसका थैंक्स कर सकते हैं, आभार व्यक्त कर सकते हैं, अपने आप को खुश रखने का प्रयास कर सकते हैं, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर सकते हैं, अपना जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य को पाते हुए देख सकते हैं कि मेरा ये लक्ष्य है, ये लक्ष्य पूरा हो रहा है। तो ये बहुत सारी प्रोसेस है जिससे कि हमारा स्ट्रेस दूर हो सकता है। कई बार हम स्टूडेंट्स को मिलते हैं जो अच्छा खासा परफॉर्म करते हैं इन एग्जाम्स में, तो उनका मानना ये होता है, स्ट्रेटेजी ये होती है ज़्यादा से ज़्यादा आवर्स जो हैं आप पढ़ाई को दें, 14-15 घंटे आप दें। आपका मानना क्या है कि स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए या फिर हार्ड वर्क और स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए? क्या सही स्ट्रेटेजी है? जी, एग्जामिनेशन टाइम पे हमें स्मार्ट स्टडी की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब स्मार्ट स्टडी की बात करें कि स्मार्ट स्टडी है क्या? स्मार्ट स्टडी का मतलब है कि प्रोडक्टिव स्टडी, रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी, कि कम समय में हम बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, कम समय में हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कवर कर सकते हैं। अब इसके लिए कुछ प्रोसेस हमारे बीच में हम लोग फॉलो कर सकते हैं कि जैसे हम ये देखें कि मुझे कहाँ भी फोकस करना है, किस टॉपिक को मुझे और समय देना है। तो 80-20 का एक प्रिंसिपल चलता है कि 80% कहाँ फोकस करना है, 20% में कहाँ फोकस करना है। दूसरे में स्मार्ट स्टडी के लिए हम लोग जो हैं सब्जेक्ट को थोड़ा चेंज कर सकते हैं कि जैसे कई बार क्या होता है कि हम एक ही सब्जेक्ट के पीछे बहुत देर तक लगे रहते हैं और वहाँ पे होता क्या है कि कुछ टाइम के बाद वो उबाऊपन वहाँ पे आना शुरू हो जाता है। और जैसे हम इंटरेस्ट चेंज करते हैं, हम सब्जेक्ट को अगर चेंज करते हैं तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाता है। इंटरेस्ट बढ़ेगा तो हमारा कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हमारे पास जो प्रोडक्टिव रिजल्ट है वो आना शुरू हो सकता है। रिवीजन हम लगातार करें, रिवीजन का बहुत बड़ा रोल है। जितना हम रिवीजन करेंगे उतना हमारे पास प्रोडक्टिव रिजल्ट आएगा, उतना हमारा स्मार्ट स्टडी का जो प्रोसेस है वो पूरा होगा। रिवीजन की आपने बात करी, तो कई बार क्या होता है कि परीक्षा के एक दिन पहले या एक रात पहले जो लास्ट मिनट क्रैमिंग होती है बच्चे अक्सर करते हैं कि फटाफट कर लें। तो रिवीजन करने का सही तरीका क्या है? क्रैमिंग वैसे नहीं होना चाहिए। क्रैमिंग से होता क्या है कि हमारे माइंड में एक स्ट्रेस आ जाता है कि यार ये भी पढ़ना वो भी पढ़ना। हम क्रैमिंग से रुकने के लिए अपने आप को जो है टाइम टेबल के अनुसार आगे बढ़ाएं कि मुझे इतने टाइम पे ये टॉपिक क्लियर करना है। जब हमारा टाइम टेबल बन जाएगा तो क्रैमिंग नहीं होगा। सपोज दैट एक उदाहरण हम लोग लेते हैं कि हमारे पास अब परीक्षा के लिए मात्र 1 घंटा बचा हुआ है या एक दिन बचा हुआ है। इस एक दिन को हम पूरा डिवाइड कर लें कि मुझे अपने इस एक दिन में रिवीजन कितना करना है, किस टॉपिक पे मुझे कितना फोकस करना है। तो वो जब टाइम टेबल हमारे पास बन जाएगा तो फिर हमें क्रैमिंग की आवश्यकता नहीं होगी। वो टाइम टेबल हमें बांध देगा कि मुझे इस टाइम पे ये काम करना है। हमारा माइंड उस काम को करने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगा क्योंकि हमने उसको सेट किया हुआ है पहले। तो क्रैमिंग के लिए दूसरे में काम रहे, क्रैमिंग के लिए काम रहे, अपना में शांत रहें। जैसे मैंने पहले बताया कि गहरी गहरी सांसें हम लोग लें, आभार का भाव रखें, मोबाइल और जो हमारा जो ध्यान भटकाते हैं उससे थोड़ा अपना आपको क्या करें, दूर करने का प्रयास करें और पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें। तो कहीं ना कहीं फिर
हम लोग जो है क्रैमिंग की स्थिति से बच सकते हैं और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बात आपने सर कही कि ग्रैटिट्यूड आप प्रैक्टिस करें, आभार का आप भाव रखें। लेकिन टाइम टेबल की बात पर आते हैं तो टाइम टेबल कई बार हमारे छात्र बना तो लेते हैं जोश में, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते उस टाइम टेबल को। प्लानिंग तो बच्चा करता है लेकिन वो एक्शन भी ले पाए उसके लिए। जी, बहुत अच्छा ये प्रश्न है। सबसे पहले अपने ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, राइट। अपना संकल्प होना चाहिए, अपने ऊपर शक्ति बढ़ते हैं कि मुझे ये करना है, आई हैव टू डू इट, क्योंकि आत्मनियंत्रण ही जीवन में सफलता का एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो टाइम टेबल क्या है, हमें नियंत्रित करने के लिए हमने बनाया हुआ है। तो उसके लिए अगर हम भटकाव की तरफ अगर बढ़ रहे हैं तो हम थोड़ा सा अपने आप को नियंत्रित करने का प्रयास करें कि मुझे टाइम टेबल के अनुसार पढ़ना है, मुझे टाइम टेबल के अनुसार पढ़ना है। ये माइंड प्रोग्रामिंग है पूरा, और माइंड प्रोग्रामिंग जितना बेहतर हमारा होगा उस तरह से, चाहे वो टाइम टेबल हो, चाहे हमारी वर्किंग प्रोसेस हो, चाहे हमारी रीडिंग मेथड हो, वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि माइंड को डायरेक्ट करना बहुत आवश्यक होता है, माइंड को प्रॉपर तरीके से प्रोग्रामिंग करनी बहुत आवश्यक होती है। उसके अनुसार फिर हमारे पास परिणाम आना शुरू हो जाए। डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बात हमने करी थी, तो इसमें क्या करें? मतलब डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को हम पहले प्रैक्टिस करें या फिर ईजियर को पहले करें, क्या बेहतर है? दोनों को हमें महत्व देना चाहिए। हाँ, जो डिफिकल्ट है उन्हें थोड़ा टाइम ज़्यादा हमें देना चाहिए। जो इजी सब्जेक्ट है होता है, जो इजी या हमारा इंटरेस्टेड कोई सब्जेक्ट है, तो उसको हम उस तरह से अपने शेड्यूल में रख सकते हैं। हाँ। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे और कहना चाहूँगा कि जो हमारा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को हम उस टाइम पे फोकस करें जब हमारा माइंड बिल्कुल क्या फ्रेश है, बिल्कुल तरोताज़ा। हम ये समझ सकते हैं कि हमारी उस टाइम पे जो कैचिंग पावर है बहुत बढ़िया है। तो वहाँ पर हम अगर उस सब्जेक्ट को फोकस करेंगे तो कई जो डिफ़िकल्ट कंटेंट हैं वो हमारे वहाँ पे क्या हो सकते हैं, मतलब बहुत अच्छी तरह से हमारे माइंड में मतलब एंटर कर सकते हैं या हमारी समझ में आ सकते हैं। और जो हमारा इजी सब्जेक्ट है उसको हम देखें कि जैसे किस टाइम हमें लगता है कि हमारा थोड़ा फोकस कम है, वहाँ पर भी हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, हम वहाँ पे पढ़ सकते हैं। सर कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ लेते हैं और जैसे जैसे वो आगे का पढ़ते हैं तो पीछे का सारा वो भूलते जाते हैं। तो मेमोराइजेशन के लिए कोई ट्रिक हो जो आप शेयर कर सकते हैं हमारे श्रोताओं से? भूलने की अगर मैं बात करूँ तो भगवान ने एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग हमें दी हुई है जी। अगर हम भूले नहीं तो हम क्या क्या चीज़ याद करेंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारी माइंड में आती है, उसको देखा, ये देखा, वो हुआ, उसने ये कहा, ये गॉड ब्लेसिंग है। Absolutely. भूलना बहुत जरूरी भी है, नहीं तो प्रत्येक की अपनी एक रैम है, माइंड की भी एक मेमोरी कैपेसिटी है। लेकिन अब कुछ चीज़ें हमें भूलने की आवश्यकता नहीं है, कि जिसको हमें बार बार क्या करना, रिपीट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि रिविजन करना है। 3 दिन में रिविजन हो सकता है, 7 दिन में रिविजन हो सकता है, 15 दिन में रिविजन हो सकता है, 30 दिन में रिविजन हो सकता है। अब वो इंडिविजुअल अलग अलग प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है कि मेरी प्रकृति क्या है, मैं कितनी जल्दी भूलता हूँ। बाई द वे किसी बच्चे की मेमोरी बहुत शॉर्ट है, यानी कि उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक, तो उसको ये देखना चाहिए कि मुझे 3 दिन में इसको साइकिल बना लो, साइकिल बना लो, 3 दिन में बना लो, 5 दिन में बना लो। मुझे लगता है कि मुझे 1 महीने में रिविजन करना है तो मैं 1 महीने में क्या करूँ, रिविजन करूँ। वो अपनी माइंड की अपनी कैपेसिटी के अनुसार हम लोग उसको तैयारी करें। सर परीक्षा हॉल में जो सिचुएशन होती है वो कुछ अलग होती है, तो वहाँ समय प्रबंधन का सही तरीका क्या है? यस, हम लोगों को प्रैक्टिस अपनी करनी चाहिए कि 3 घंटे में मेरा ये पेपर है, जो हमारे एग्जाम्पलरी पेपर होते हैं, मॉडल पेपर है, तो उनको देख लेना चाहिए। घर से प्रैक्टिस करके हमें जाना चाहिए कि 3 घंटे में मुझे इसको जो है सॉर्ट आउट करना है। यस। हाँ, अब एग्जामिनेशन हॉल की अगर बात करें तो एग्जामिनेशन हॉल में सबसे पहले एंटर करते हुए हमें अपने आप को कूल रखना है। उससे पहले हमारी नींद पूरी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पूरा माइंड का गेम है। आपका जो प्रश्न पत्र आपके सामने आ रहा है, उस प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को आपने कितना समय देना है और कितना वर्ड्स एक प्रश्न के उसमें आपको लिखना है, ये आपको होना चाहिए। बीच बीच में आप टाइम चेक करते रहें, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि किसी क्वेश्चन को मैंने बहुत सारा समय दे दिया है तो क्वेश्चन छूट सकते हैं ऐसी कंडीशन में। तो हम उसको प्रॉपर टाइमिंग के अनुसार क्या करें, अपने प्रश्न पत्र को वहाँ पे प्रश्न पत्र को सॉल्व करने का प्रयास करें। ध्यान रहे कोई भी प्रश्न हमारा छूटे ना, मतलब माइंड में पहले ही स्ट्रेटेजी बना लो। यस, वो रहे। और प्रोग्रामिंग करते रहे कि टाइम चेक करते रहे। बच्चे एक थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं, जो क्वेश्चन उनको बहुत ज़्यादा आता है उसके बारे में बहुत ज़्यादा लिख देते हैं। उतना ही लिखें जितना कि वहाँ पूछा गया। वर्ड लिमिट होती है 100 वर्ड्स। जैसे हमारे लिटरेचर के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें वर्ड लिमिट होती है 100 वर्ड्स का होता है। 200 कि बच्चा ने क्या किया कि 200 वर्ड्स लिखना था, उसने 300 लिख दिया। मार्क्स तो उसको जो है 200 के अनुसार मिलेगा। तो इस चीज़ का भी हमें जो है ध्यान रखने वाली बात है। जी। माता पिता होते हैं तो वो कई बार जैसे सोसाइटी के उसमें आके बहुत ज्यादा दबाव अपने बच्चों के ऊपर बनाने लग जाते हैं, तो माता पिता को आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे कि इस समय अपने बच्चों का? ये बहुत बड़ा प्रश्न है और पेरेंटल एटीट्यूड बच्चे की सक्सेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर बच्चे को मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि
होता है नैसर्गिक है कि उसके स्वभाव में डर हो सकती है, क्योंकि परीक्षा मतलब एक फियर कहीं ना कहीं भाव मन में पैदा करता है। तो उसको मोटिवेट करें, उसको अप्रिशिएट करें, उसके खान पान का विशेष ध्यान दें, उसको ध्यान योगा व्यायाम के लिए क्या करें, प्रेरित करें, डीप ब्रीथिंग के लिए उसको प्रेरित करें और उससे कहें कि बेटा बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया तुम्हारा पेपर होगा। तो इससे क्या होगा कि बच्चे के माइंड में जो पॉजिटिविटी आएगी वो उसको जो है काम रखेगी, वो उसको जो है स्ट्रेसलेस रखेगी, मतलब तनाव से दूर रखेगी। तो ये बहुत बड़ा रोल पेरेंटल रोल है। और दबाव ना बनाए बच्चों को कि तुझे इतना परसेंटेज लेने है। परसेंटेज का आज के टाइम पे मुझे लगता है कि है कहीं पे स्थान है, लेकिन आदमी के अंदर क्षमता क्या है, उसके अंदर इंटेलेक्चुअल पावर क्या है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो परसेंटेज का बिल्कुल दबाव ना बनाए, मैं यही पेरेंट्स को कहना चाहूँगा। हमने माता पिता की बात तो कर ली, अब आते हैं शिक्षकों पे। तो शिक्षक किस तरीके से अपने स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं? मैं अपनी बात करूं तो यानी कि जब से हमारा सत्र शुरू होता है तब से हम बच्चों की गोल डिसाइड कर देते हैं। तो हमने लक्ष्य तय किया 70%, 80%, 85%, 90%, इस तरह से। वो लक्ष्य जब डिसाइड होता है उससे बच्चे का एक माइंड मेकअप होना शुरू हो जाता है। ग्रामीण अंचल की स्कूलों में रहा हूँ और जहाँ पर कि ट्यूशन की व्यवस्था नहीं है, जहाँ पर कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है, वहाँ पर भी हमने 100% रिजल्ट प्राप्त किया है बच्चों के माध्यम से। टीचर्स बच्चे के लक्ष्य के अनुसार पहले उसको माइंड की तैयारी कराएं, उसके बाद प्रत्येक बच्चे का अपना असर अलग अलग होता है। हमें इंडिविजुअल थोड़ा जानने की जरूरत होती है कि किस बच्चे को हम कैसे सपोर्ट करें, उसको मॉरली सपोर्ट करें। अभी हमने जो है जनपद टिहरी में प्री बोर्ड केवल अनेक जगह पे एक बार हुआ है, हमने 2 बार प्री बोर्ड किए हैं ताकि बच्चे की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, उसका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाए। टीचर ही उसका निर्माता है। कई बार ये होता है कि जैसे बोर्ड का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट होता है और बच्चे उसी की टेंशन ले रहे रहते हैं कि सिलेबस जो है बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत वाइड है, हम कैसे कवर करें, और इसी वजह से वो शुरुआत भी नहीं कर पाते। इस सिचुएशन में कैसे क्या करें? हाँ, सिलेबस वास्ट होता है, लेकिन अभी इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम यहाँ पर भी टाइम मैनेजमेंट कर लें। मेरे पास जो है मान के चलो या विद्यार्थी के पास जो है 60 टॉपिक है, वो ये देखेंगे इन 60 टॉपिकों के लिए मेरे पास टाइम 40 दिन है। अब इस 40 दिनों में भी क्या करें कि 30 दिन तक वो जो 60 टॉपिक हैं वो क्लियर हो जाए। 10 दिन रिवीजन के लिए, 10 दिन स्मार्ट स्टडी के लिए, 10 दिन रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी के लिए वो रख दें। डे फर्स्ट से वो अपने सिलेबस पे फोकस करता है, उसको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। कितना भी बड़ा सिलेबस क्यों ना हो, वो टाइम पे उसको कवर कर सकता है और बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है। एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि सर कई बार पेरेंट्स भी बोलते हैं, शिक्षक भी बोलते हैं कि जो कंपनी होती है किसी भी इंसान की, वो उसका कैरेक्टर और डिसिप्लिन बहुत ज्यादा शेप करती है। तो उस पर आपका कोई विचार? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैन इज रन बाय हिज कंपनी। आदमी की जो पहचान है उसकी कंपनी से होती है। और ये कहा जाता है कि 6 लोग कहीं पे बैठे हुए हैं और 7वां आदमी उस कंपनी में एंटर करता है, तो अगले 6 महीने के बाद वो 7वां आदमी उस 6 जो लोग बैठे हुए हैं उनका प्रतिबिंब होगा। मैं बच्चों से ये कहना चाहूंगा, आप अपनी अच्छी कंपनी को चूज करें। आप देखें कि जो बच्चे आउट ऑफ ट्रैक हैं उनको अपनी कंपनी में शामिल न करें। यदि आप अगर उनकी कंपनी में हैं तो उस कंपनी को तुरंत क्विट कर दें, क्योंकि जिनका कोई लक्ष्य नहीं है, आप अगर उनके साथ रहेंगे तो श्योर है कि आप भी लक्ष्य विहीन हो जाएंगे। जैसी संगत होती है वैसी रंगत होती है। जी जी, बहुत बढ़िया। श्रोताओं, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि टाइम मैनेजमेंट, पेशेंस और आभार व्यक्त करना, जैसा कि हमारे प्रधानाचार्य सर ने भी बताया, यही है सही रास्ता जो आपको बोर्ड एग्जाम में सफलता की तरफ लेकर जाएंगे। तो सर, बोर्ड एग्जाम देने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? मेरा विद्यार्थियों के लिए यही संदेश होगा कि बच्चों, भगवान ने हमें यहाँ भेजा है, आपको यहाँ भेजा है, आप विशेष क्षमताओं के साथ हमें यहाँ भेजा गया है। हम अपनी क्षमताओं को पहचानें और उन क्षमताओं के अनुसार पूरा फोकस करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और मनुष्य इस जीवन में कुछ भी काम कर सकता है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं। हमारे रिस्पेक्टेड मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, रिस्पेक्टेड कलाम साहब, हमारे देश के गलियों में क्रिकेट खेलने वाला एक लड़का, क्रिकेट का भगवान सचिन हो सकता है। यानी कि कोई भी काम इस दुनिया में असंभव नहीं है। आप अपने पर विश्वास रखें, आप मेहनत करें, हर मंजिल आपको मिल सकती है, हर लक्ष्य आपका पूरा हो सकता है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं बोर्ड परीक्षा की। धन्यवाद जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे स्टूडियो में आने के लिए और सबका मार्गदर्शन करने के लिए। धन्यवाद।